माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट हो गया था। आज न्यू लेसन स्टार्ट करना है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक को आप जिस वे में लें, परीक्षा के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लें तो बहुत ही बेहतर है। दूसरी चीज़, इस बात को समझना है कि जो लेसन शुरू हो रहा है उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। पहले पढ़ चुके होंगे। इशू ऑफ डिवेंचर एक अलग टॉपिक था, ये भी अलग टॉपिक है। ये सेमेस्टर 4 का ये लेसन जो है सेमेस्टर 4 का है। सेमेस्टर 4 CA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लेक्चर 1, सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर को बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेमेस्टर 3 का प्रमोशन मिलने जा रहा है और जल्द ही आप लोग प्रमोटेड हो जाएंगे। अब आप लोग को फोकस करना है नए सत्र पर, यानी जो सेमेस्टर 4 है। और दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा फोकस जो प्रैक्टिकल पेपर है उस पर करना है। अब टॉपिक पर पुनः पहुंच रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन पढ़ाने से पहले हमें यह बताना जरूरी होगा कि ख्याति होता क्या है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है, यानी जिसे देखकर छूकर हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है, जबकि ख्याति का कोई मूल्य नहीं होता है। ख्याति बनता कैसे है, कैसे उत्पन्न होता है? ख्याति यानी व्यापार की यश, प्रशंसा एवं कृति के आधार पर उत्पन्न होता है। एक बार जब ख्याति बन जाती है तो सदियों तक चलते रहता है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि गुडविल कंटिन्यू चलता ही रहेगा। बनाने में तो समय भी लगता है, लेकिन बिगड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। लेकिन व्यापार में ख्याति का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिसकी व्यापार में, जिस कंपनी का ख्याति ज़्यादा हो, उसके लोग क्वालिटी न देकर, क्वांटिटी न देकर उसके सामान को उसके नाम पर खरीद लेना चाहते हैं और उसकी बाजार में अपनी एक पहचान बन जाती है। जैसे आप अदर कंपनी का शूज़ खरीदेंगे, विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर बाटा कंपनी में आप जाते हैं, वहाँ आप शूज़ खरीदते हैं, तो आपको पूरा विश्वास होगा कि ये माल सही है, सामान सही भी है और होता भी है, 99% सही होता है। इसलिए एक ब्रांड बन गया। जैसे बेबी जॉनसन, एक बार उसका ब्रांड का नाम चमक गया, उसी ख्याति कहते हैं। जो लोग बच्चे के लिए यूज़ करने के लिए बेबी जॉनसन शैम्पू से लेकर उसका सारा सामान उसी का ही कंपनी कहते हैं, यानी उसका सिंगल मोनोपोली वाली है। तो उधर तो थ्योरी में नहीं जाना है कि एक अधिकार कंपनी पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं केवल ख्याति को बता रहा हूँ कि ख्याति होता क्या है। ख्याति को मैंने बताया कि ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है, जो व्यापार की यश, प्रशंसा एवं कृति के आधार पर उत्पन्न होता है। अब सवाल उठता है कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो ख्याति के मूल्यांकन का वजह ही है, उद्देश्य है कि वर्तमान में उसके कंपनी का, व्यापार का, व्यवसाय का वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन यह कब पता लगाना पड़ता है? जब कोई फर्म से साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या नए प्रवेश करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो वैसी स्थिति में ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत होती है। आगे बढ़े इसी कड़ी में, ख्याति क्लियर हो गया होगा, मूल्यांकन
कब किया जाता है? एक नए शहरदार के प्रवेश पर, एक शहरदार के अवकाश ग्रहण करने पर, एक की मृत्यु होने पर, क्योंकि उसे पैसा लौटाना पड़ता है कि अभी उसके रहने के बाद क्या लाभ हुआ, उसकी हिस्सेदारी कितनी मिलेगी, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। और एडमिशन के समय इसलिए किया जाता है कि जिस समय वो आ रहा है उस समय व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापार की ख्याति क्या है, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और ख्याति के मूल्यांकन में हम आगे बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हाट्सएप के सहारे थ्योरी भेजा गया है। दूसरी तरफ अभी हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करूंगा। उसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का देता है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 नंबर का देता है, और सीसीएस में ऑब्जेक्टिव देता है। जैसे क्वेश्चन दिया कि ख्याति क्या है, रहेगा 1 नंबर में एक वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है, फिर रहेगा दोनों है, नॉन ऑफ दीज कर दिया। आपके पास आपको अगर याद है कि ख्याति का वास्तविक संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, अगर मालूम है तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। यानी ख्याति उत्पन्न कैसे होता है? तो व्यापार की जश, प्रशंसा एवं कीर्ति के आधार पर उत्पन्न होता है। अब हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर पहुँचते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका हिंदी होता है औसत लाभ विधि। दूसरा है सुपर प्रॉफिट अधिलाभ विधि। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। चौथा होता है एन्युटी मेथड, पढ़ना नहीं है। अब हम लोग प्रत्येक का यानी 3 मेथड हो गया, लिख दिए। चौथा मेथड होता है एन्युटी मेथड। अब पहले हम लोग पहला विधि एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन हल करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला स्टेप, नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट का पहला मेथड ए, हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। बी, उसके बाद निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। सी निकालेंगे गुडविल। गुडविल। एक टोटल प्रॉफिट बराबर होता है, टोटल प्रॉफिट जैसे 5 साल का दिया है तो जोड़ देंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल बराबर होता है, गुडविल यानी ख्याति, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू होता है ईयर्स परचेजेज। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट
द प्रॉफिट आर एज फॉलो। फर्स्ट ईयर दिया हुआ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर दिया है। प्रॉफिट रहेगा जोड़ेंगे, लॉस रहेगा घटा देंगे, और उसके आधार पर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन देगा 5 नंबर का। पहले लिखते हैं हम नंबर 1, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 1 टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट इसकल टू लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट में है 20,000, 50,000, 20,000 प्लस हो गया 50,000, माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा 30,000, लॉस है, माइनस का मतलब लॉस है। फिर है प्लस है 60,000, प्लस है 60,000, फिर प्लस है 40,000, यानी टोटल डायरेक्ट जोड़ते 60, 40, 1 लाख, 1,50,000 और 20, 70, 1,70,000 में 30,000 घटाएंगे, 1,40,000 होगा। 60, 40, 1 लाख, 1,50,000 और 20, 70 घटा 1,40,000, टोटल प्रॉफिट हो गया। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 साल का है तो 1,40,000 बटा हो जाएगा 5 साल, तो 5 गुना 10 हो गया, 25 8 40, 28,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग गुडविल निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट into years purchased, goodwill is equal to dot mark average profit 28,000 गुने 3, 3 8 24 के 4, 3 9 14 8 84,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन देगा 5 नंबर का। दूसरा है A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। A और B साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है, रेस्पेक्टिवली मतलब प्रत्येक का। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में प्रावधान है ऑन द डेथ और रिटायरमेंट, मृत्यु और अवकाश ग्रहण पर करने पर ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार को मृत्यु और अवकाश ग्रहण करने पर गुडविल शैड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ऐसा प्रावधान है साझेदारी संलेख में कि यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन किसके आधार पर, तो 4 वर्ष के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। रिटायर्स ऑन 30 जून 2013 2013 कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल। टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू ई नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 7 years एंडिंग 30 जून को, यानी नेट प्रॉफिट दिया हुआ 7 साल का। तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में निकालेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू यह हुआ है 18,000, 16,000, ऐसे ही लिख देते हैं 18,000, सुविधा होगा 16,000, 18,000, 16,000, 30,000, 18,000, 16,000, 30,000, 32, 30, 32, 30, 44 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे सुविधा के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचा है, 32, 44 और 40,000। जोड़ने में सुविधा के लिए ऐसे लिख रहे हैं 3 0 हो गया, 8 6 14 2 16 4 20 के 0 हाथ में 2 1 3 1 4 3 7
8 6 14 2 16 4 20 के सुना तो 2 4 6 4 10 3 13 3 16 3 19 1 20 और 21 2,10,000 यानी टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा निकल गया। अब इसमें स्टेप लिखना है तो ये लिख देंगे, बी निकालेंगे हम लोग दूसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसका होता है टोटल प्रॉफिट यानी 2,10,000 बटा हो जाएगा 7 साल है 7 ईयर 7 ईयर का 30,000। अब हमको सी निकालना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू गुडविल इक्वल टू 30,000 गुने 4 बराबर 1,20,000 यानी टोटल गुडविल हो गया, टोटल गुडविल 1,20,000। अब निकालना ए शेयर ऑफ गुडविल। ए शेयर ऑफ गुडविल यहाँ निकालेंगे, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो गिवन रेशियो दिया हुआ 2:2:1 यानी 2 जोड़ 2 4 1 5 यानी रेशियो हो गया 2/5 2/5 1/5। ए शेयर इन गुडविल इक्वल टू 2/5 गुने हो जाएगा 1,20,000 रुपया। 24 × 5 = 120 और 24 × 2 = 48,000 हो गया। अभी आंसर देखते हैं, आंसर 48,000 दिया हुआ है। अब इसको एक बार पुनः बताते हैं, याद रखना है पहला स्टेप तो क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पुनः टोटल प्रॉफिट निकाले 7 साल का। एवरेज प्रॉफिट इसका हो गया टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इयर्स 30,000। अब गुडविल इसका होता है एवरेज प्रॉफिट इन ईयर परचेज, एक फार्मूला है 1,20,000। प्रश्न में बोल रहा है कि टोटल गुडविल यानी ए के मरने के बाद, ए के रिटायर होने के बाद उसकी गुडविल टोटल कितनी होगी, तो टोटल गुडविल 1,20,000 आता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का शेयर, चूंकि रेशियो इसलिए दिया हुआ है, याद रखना है कि जब पार्टनरशिप डीड में यदि साझेदारी संलेख में, पहले साझेदारी संलेख में पहले समझ ले कि यदि प्रश्न में कोई अनुपात नहीं दिया हो, देयर इज नोट रेशियो गिवन, कोई रेशियो नहीं दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यानी यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। इट मीन्स हुआ कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत यदि कोई सूचना हो नहीं हो, नोट एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द रेशियो, इन दिस केस वी विल डिवाइड इक्वली। यानी पार्टनरशिप एक्ट का पहला रूल बतलाता है कि लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा। ये क्लियर है। अगर दिया हुआ है तो वी विल डिवाइड द गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो गिवन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे कहीं कोई डाउट हो तो पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तीसरा क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी भारित औसत लाभ विधि। इसमें कुछ करना नहीं है, जो प्रॉफिट दिया है उसको हम लोग 1 2 3 करके लिख देते हैं। अगर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो अपने से करेंगे। दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलो 2011 24,000 12 30,000 2013 32,000 and 2014 या 40,000। Compute the value of goodwill of S Limited on the basis of 3 years purchase of weighted average profit। तो वेटेज पहले निकालना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
आज एक टॉपिक अभी क्लियर हो गया यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ या वैल्यूएशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एक टेबल बनाते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा आसान होगा समझने में। ना ईयर लिख देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ वेट लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे। ईयर्स हो गया, जो ईयर दिया हुआ रहेगा फर्स्ट सेकेंड 4 साल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये हो गया अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा। इसमें वेट लिखेंगे जो दिया हुआ रहेगा यानी ये हो गया अमाउंट। अब प्रोडक्ट इसको डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोडक्ट। प्रॉफिट देखते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट रेट दिया हुआ है 11, 12, 13, 14। यहाँ लिख देते हैं 11, 12 का दिया हुआ है 20, 11, 12, 20, 12, 20, 13, 20, 14। प्रॉफिट देखते हैं 24,000, 30,000, 32,000, 24,000, 30,000, 24,000, 30,000, 32,000, फिर 40,000। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में वेट दिया हुआ है, अगर वेट नहीं दिया हुआ था तो अपने से भी 1 2 3 ले लेते। 1 2 3 4 वेट हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 60,000, 3 दूना 6, 96,000, 4 चौका 16, 1,60,000। टोटल करेंगे 3 जोड़ो रहेगा ही 4 14 0 1 2 3 6 9 9 18 20 4 24 4 8 2 1 3 3 लाख 40,000। 4 14 0 1 2 3 6 9 9 18 20 4 24 4 8 2 1 ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे हम लोग टोटल को हो गया। अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज पीटी इसका होगा टोटल या प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग। टोटल प्रोडक्ट बाई सिग्मा डब्ल्यू या वेट लिखते हैं हम लोग। यहाँ डब्ल्यू और एच भी कर सकते थे हम लोग। तो ये हो गया वेटेड यानी 3,40,000 बटा आ गया 10, ये आ गया 34,000। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू कै साल के आधार पर कह रहा था लिमिटेड compute the value of goodwill of S Limited on the basis of 3 years purchase of weighted average profit यानी 3 into weighted एवरेज प्रॉफिट यानी 3 गुने 34। तो 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 या 9 1 10, 1,02,000 यानी आंसर हो गया 1,02,000। एक गुडविल दिया हुआ है, आंसर 1,02,000। आज का टॉपिक यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग एक नया टॉपिक है जो एडजस्टेड प्रॉफिट का केस होता है। यानी एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब हुआ कि प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, मतलब ऐड और लेस। जो प्रॉफिट दिया हुआ है यानी प्रॉफिट गिवन एंड जो प्रॉफिट दिया हुआ है वी विल क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट इन द प्रॉफिट। हम लोग उसमें जोड़े या घटाव करेंगे। इट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब उसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। अब सवाल होता है क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे।
एक नया टॉपिक है, उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, उसके क्लियर कर देते हैं। उसमें आएगा या तो होगा नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम होगा, नॉर्मल इनकम होगा, या रेकरिंग इनकम होगा या नॉन रेकरिंग इनकम होगा, या रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगले टॉपिक में हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले क्वेश्चन जो हल किया गया इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन नहीं है। अब एक क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हर जगह मिलेगा, सुपर प्रॉफिट में भी मिलेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड में मिलेगा। बिना एवरेज प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड हल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी में एवरेज प्रॉफिट का जरूरत है, वास्तविक लाभ का जरूरत है। वास्तविक लाभ के आधार पर ही ख्याति की गणना की जाएगी। अब समझाने जा रहे हैं, एक टॉपिक है, हम पहले देखेंगे कि सामान्य हानि, असामान्य हानि और जो रेकरिंग इनकम होता है और रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, वैसे खर्च जो बार बार होते हैं उसको रेकरिंग बोला जाता है। वैसे इनकम जो बार बार होता है उसे रेकरिंग इनकम कहते हैं, बार बार जो प्राप्त होता है। और नॉन रेकरिंग कि जो एक बार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है उसको बताने के लिए कुछ चीज़ को अलग दिया। जैसे मान लीजिए अगर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन को जानना है कि यह लॉस है, तो डिप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट में से घटेगा। और हम लोग यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट लेके चलेंगे, क्योंकि ख्याति की जो गणना करना है वास्तविक रूप से, कि वास्तव में एक्चुअल में वैल्यूएशन करना है ख्याति के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो प्रॉफिट लेंगे वो रियल प्रॉफिट लेंगे। और रियल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कुछ इनकम्स ऐड करे जाएंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, कुछ खर्चे जो है जोड़े जाएंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस को जोड़ा जाएगा और एबनॉर्मल इनकम को घटाया जाएगा। अब इसी टॉपिक में हम आगे एक स्टेप बढ़ जाते हैं कि सुपर प्रॉफिट में क्या क्या स्टेप होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड स्टेप लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते समय सभी क्लियर किया गया। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका हिंदी होता है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला स्टेप होगा, एक नंबर में निकालेंगे हम लोग एक्चुअल एवरेज, डी है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा का निकालेंगे बी, दूसरा निकालेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इसका भी फॉर्मूला बताया जाएगा। कैपिटल इम्प्लाइड लिखते हैं, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न बाय 100। यानी तीसरा केस होगा इसका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसका है यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ का मतलब होता है, अधि माने अधिक, यानी लाभ का जो डिफरेंसेज होगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट जो ज्ञात करेंगे हम लोग, दोनों के डिफरेंस वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ, यानी एक
कल्पित लाभ या अनुमानित लाभ होता है सामान्य लाभ। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। तीसरा स्टेप होगा गुडविल, चौथा स्टेप होगा गुडविल। गुडविल बराबर होगा सुपर प्रॉफिट, यहाँ भी वही फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईएस परचेज। याद रखें कि यहाँ भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हम लोग टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। यानी एक नंबर का अगर उत्तर होगा कि अधिलाभ क्या है, तो ध्यान देना वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को अधिलाभ कहते हैं। सामान्य लाभ माने वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को हम लोग अधिलाभ कहते हैं, इसका नाम है सुपर प्रॉफिट। अब आगे बढ़ेंगे पूंजीकरण विधि में, तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी क्योंकि यहीं पर इसको अब मैं अपने व्यूअर्स और छात्रों के से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यूसली बनाए रखें, और रही बात जो एक बार प्रमोशन मिल रहा है तो इसकी दोबारा कल्पना ऐसा न करें कि पुनः फिर हमको परीक्षा न देना पड़े और हम लोग पास कर जाएं। और दूसरी चीज़, पास करना, रिजल्ट लेना, सर्टिफिकेट लेना एक कोई माने मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है आपका नॉलेज, आपकी क्षमता, आपका स्किल्स। आप यदि एलिजिबल नहीं हैं, लायक नहीं है, तो डिग्री कहीं काम नहीं आएगा। डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, बल्कि उसका जहाँ भी आप जाएंगे लेकर वो अपमान ही अपमान होगा। इसलिए अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने नए सत्र की तैयारी शुरू कर दें। दूसरी ओर जो भी, चूँकि अभी ग्रुप में भेजा नहीं जाएगा और ये अपना जो जुड़े हुए हैं लोग उनको पता चल जाएगा, वो क्लास ये वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, चूँकि लिखना भूल गए इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन हैं डॉक्टर सिंह एंड मेहता की किताब से हैं। वो खरीदना होगा, बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। दूसरे चीज़ कि डॉक्टर एस.एम. शुक्ला करीब 50-60 साल से चलते आ रहा है, तो कब तक वो चलता रहेगा, इसलिए हम आज से 7-8 साल पहले ही बुक को चेंज किए। पहले एस.एम. शुक्ला पढ़ाए, फिर आया एस.के. सिंह, एस.के. सिंह के बाद अब आ गया सिंह एंड मेहता पढ़ा रहे हैं। तो इस किताब से भी कोई मतलब नहीं है, आपके पास अगर है शुक्ला का तो आप उससे भी बनाएं। किसी एक किताब को पढ़ने से आप चाहें कि हमारा नॉलेज डेवलप कर जाए, डीप नॉलेज हो जाए, तो कदापि ये संभव नहीं है। कई किताबों का अध्ययन के बाद हर एक ऑथर, हर एक लर्नर, हर एक स्कॉलर अपने विचार से उसमें अपना लिखते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक स्टडी करते हैं, इफ़ यू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स देन यू विल गेट डीप नॉलेज, अदरवाइज नॉट। तो मैं पुनः अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप अपने पढ़ाई के प्रति लगातार कंटिन्यूअस बने रहें, कि ताकि सीक्वेंस अगर बना रहेगा तो पढ़ाई में समझ भी आएगा और दूसरी चीज़ मन भी लगेगा। लेकिन अगर जहाँ डिसकंटिन्यूटी बनी, जहाँ डिसकंटिन्यू हो गए, यहाँ पर आपकी सीक्वेंस टूट गया, तो फिर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। मैं आज इतना ही कहकर और इतनी बातों, इतनी यानी प्रश्नों को हल करने के बाद और जो पहले पढ़ाए सभी बातों कहने के बाद मैं सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूं और मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूं।